एक समय था जब कैंसर की बीमारी लाइलाज थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कैंसर के मरीज ठीक हो जाते हैं, बशर्ते कुछ बातों पर ध्यान दिया जाए। एक्टिव इंडिया का हमेशा से प्रयास रहता है कि वह अपने दर्शकों को ऐसी शख्सियतों से मिलवाए जिन्होंने ऐसी सफलता प्राप्त की हो जो दूसरों के लिए प्रेरणादायक हो सके और उनसे मिली जानकारी से अपनी सोच व जीवन को बेहतर बनाया जा सके। इसी कड़ी में आज मिलवा रहे हैं डॉक्टर सोनिया तिवारी से, जो कैंसर विशेषज्ञ हैं और प्रयागराज स्थित कमला नेहरू अस्पताल रीजनल कैंसर सेंटर में कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत हैं। एक्टिव इंडिया के लिए इनसे बातचीत की है अनंत अन्वेषी ने। यहाँ पेश है डॉक्टर सोनिया तिवारी से कैंसर अवेयरनेस केंद्रित विशेष मुलाकात। दोस्तों नमस्कार, मैं एक्टिव इंडिया से अनंत अन्वेषी। एक्टिव इंडिया की हमेशा एक कोशिश रही है कि वह ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाएं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसी सफलता हासिल की है जो दूसरों के लिए प्रेरणा दे सकती है, दूसरों के लिए एक ऐसी जानकारी दे सकती है जो उसके जीवन में काम आए। इसी कड़ी में आज हम मिलवा रहे हैं डॉक्टर सोनिया तिवारी से। ये कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि आप अपना थोड़ा परिचय दें कि आप यहाँ पर किस पोस्ट पर और क्या काम करते हो। मैं डॉक्टर सोनिया तिवारी एज ए कैंसर स्पेशलिस्ट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट कमला नेहरू में एज ए कंसल्टेंट कार्यरत हूँ। और कमला नेहरू एक अच्छा कैंसर संस्थान है जहाँ पे सभी तरह के कैंसर के रोगियों की देखभाल और ट्रीटमेंट किया जाता है। डॉक्टर साहब, समाज में कैंसर को एक जानलेवा बीमारी माना जाता है और ये समाज में धीरे धीरे फैलता जा रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपकी नज़र में भी वास्तव में जानलेवा बीमारी है और इसके फैलने का कारण क्या है? कैंसर, जैसे कि समाज में कैंसर के नाम से ही लोग डरते हैं कि अगर किसी को कैंसर हो गया है तो अब वो नहीं बचेगा, या फिर उसका इलाज बहुत महंगा है और ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। और कैंसर एक ऐसा समाज में एक ऐसा शब्द है कि जिससे लोग बहुत डरते हैं, क्योंकि लोगों को पूरी जानकारी नहीं है अभी तक। जब हम लोग उनको बताएंगे कि कैंसर कितनी स्टेज पे होता है, किस अवस्था में आता है और अब ये ठीक हो सकता है। सबसे अच्छी बात है कि कोई भी बीमारी अगर अर्ली स्टेज में, शुरुआती अवस्था में पकड़ में आ जाए, चाहे वो कैंसर है या दूसरी बीमारी है, तो अगर वो सही समय पे डायग्नोसिस हो जाए, उनका सही समय पे ट्रीटमेंट हो जाए, तो वो पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। इसी तरीके से कैंसर का इलाज भी अगर शुरुआती अवस्था में हम इसको डायग्नोस कर लें और उसका सही से ट्रीटमेंट हो जाए तो वो ठीक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में कैंसर एक लाइलाज बीमारी रह गई है। जैसे दूसरी बीमारियां ठीक होती हैं, ऐसे ही कैंसर भी ठीक हो सकता है और इसका पूरी तरीके से इलाज संभव है। डॉक्टर साहब, ये तो बात आपने ठीक की, लेकिन जैसे अब कोई भी आदमी डायबिटीज टेस्ट करना चाहता है तो उसका टेस्ट हो जाता है, कोई ब्लड प्रेशर टेस्ट करना चाहता है, अल्ट्रासाउंड, मतलब बहुत सारी बीमारी के टेस्ट ऐसे हैं जिनको वो करा के पता चल सकता है। लेकिन कैंसर का एक तो हमारी जानकारी में समझें कि ऐसा कौन सा टेस्ट है जो कैंसर की जानकारी हो, दूसरे इसके ऐसे कौन से सिम्टम हैं जिसके माना जाए कि हमको कैंसर हो सकता है। क्योंकि आपने कहा कि यदि अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो इसका इलाज है, लेकिन हमारी जानकारी में अर्ली स्टेज में ये नहीं पता चलता है, ये काफी गंभीर हो जाने पर पता चलता है। तो इस मामले में आप क्या कहते हैं? कैंसर के ये तो सही बात है कि कैंसर का पता लगाना शुरुआती अवस्था में मुश्किल होता है, लेकिन कुछ ऐसे कैंसर हैं जिनको हम शुरुआत में ही बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। जैसे मुंह के कैंसर हो गए, महिलाओं में स्तन कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चेदानी का कैंसर, और भी कुछ ऐसे कैंसर हैं जिनको हम देख के, और कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनको हम, अगर कोई असामान्य ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो आप डॉक्टर को जाके एक बार सलाह लें, और अगर उसमें बीमारी पाई जाती है तो उसका जल्दी से जल्दी इलाज हो सके। जैसे कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो आप देखकर जो असामान्य हो सकते हैं, जैसे शरीर में कोई गांठ है, शरीर के किसी भी हिस्से में कोई गांठ है और वो बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, और उसमें दर्द भी नहीं हो रहा है, क्योंकि कैंसर में दर्द शुरुआती अवस्था में नहीं होता है, बाद में जाके होता है। तो कोई भी गांठ है, जैसे स्तन में ही कोई गांठ है, धीरे धीरे बढ़ रही है, लोग उसे नज़रअंदाज कर देते हैं,
कि ऐसे ही है, ठीक हो जाएगा, नहीं दिखाएंगे, बाद में दिखा लेंगे, तो इस तरीके से करके वो बढ़ जाता है। तो अगर ऐसा कुछ है, शरीर में दिख रहा है, तो आप जरूर जाके एक बार डॉक्टर को दिखाएं। इसके अलावा अगर मुंह में कोई अल्सर है, घाव है और ठीक नहीं हो रहा है, जैसे जो लोग पान तंबाकू खाते हैं उनके मुंह में सफ़ेद रंग के या लाल रंग के धब्बे बढ़ जाते हैं, धीरे धीरे उसमें घाव हो जाता है, वो बढ़ने लगता है, फिर उसमें दर्द भी शुरू हो जाता है, दवाई खाने से वो घाव ठीक नहीं हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें असामान्य होती हैं। तो एक बार जाके डॉक्टर को ज़रूर चेकअप कराएं कि ये कहीं कोई कैंसर की बीमारी तो नहीं। इसके अलावा अगर खाने पीने निकलने में कोई दिक्कत हो रही है, स्पेशली आफ्टर 50 साल की उम्र के बाद, आप खाना खा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहा है, फिर आप उसको मरीज खुद ही बताता है कि मुझे पानी जब मैं पीता हूँ तो आराम से चला जाता है, नहीं तो धीरे धीरे जाता है, अटकता है, खाने में मुझे तकलीफ होती है, तो गले के या खाने की नली के कैंसर में ऐसे लक्षण होते हैं। इसके अलावा किसी को लंबे समय से खांसी चल रही है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, बुखार हो रहा है, वजन में कमी हो रही है और ठीक नहीं हो रहा है दवाई खाने से, तो ये कैंसर के लक्षण होते हैं, जो कि फेफड़े के कैंसर में होता है कि आपको खांसी लंबे समय से चल रही है, सांस फूल रही है, खांसी में, कफ में, बलगम में खून आ रहा है, हल्का सा ऐसा दिख रहा है, तो ये सब असामान्य लक्षण होते हैं जो कि नॉर्मली देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा गले में कोई गिल्टी दिख जाए और वो बढ़ती जा रही है, तो ये भी कैंसर का एक लक्षण होता है। इसके अलावा आवाज़ में कोई चेंज आ जाए, बदलाव आ जाए, मोटी हो जाए और वो धीरे धीरे बढ़ रही है वो सारी चीज़ें, तो गले के कैंसर में ऐसा देखने को मिलता है। इसके अलावा आपका नीचे से, जैसे माहवारी के अलावा महिलाओं में स्पेशली, कि उसके अलावा अगर ब्लीडिंग होती है, खून जाता है माहवारी के अलावा और गंदा पानी जा रहा है नीचे से, तो ये बच्चेदानी के कैंसर का लक्षण हो सकता है। और अगर आपकी डेली हैबिट्स में कोई चेंज है, जैसे स्टूल, जैसे आप लैट्रिन जाते हैं, स्टूल पास करते हैं तो कभी पतला हो रहा है, कभी कड़ा हो रहा है, उसमें कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी कब्ज हो रहा है और डायरिया हो रहा है, उसमें खून आ रहा है, तो उसको लोग ज़्यादातर पाइल्स समझ के ट्रीट करते रहते हैं। तो लेकिन ये कैंसर का लक्षण हो सकता है, इसको ढंग से जाके एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। या फिर पेशाब में कोई खून आ रहा है, पेशाब मुश्किल से हो रहा है, ये लक्षण पेशाब की थैली के कैंसर में या फिर प्रोस्टेट कैंसर में होते हैं, कि पेशाब मुश्किल से आ रहा है या रुक रुक के आ रहा है, ठीक से नहीं हो रहा है, बार बार जाना पड़ता है, ये सारी कुछ असामान्य लक्षण होते हैं। और बच्चों में जैसे ब्रेन ट्यूमर में सर में दर्द होना, उल्टी होना, चक्कर आना, इस तरीके से, या फिर कोई रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है असामान्य रूप से, दर्द की दवाई खाने से ठीक नहीं हो रहा है, किसी एक साइड में पैरालिसिस हो जाए या दोनों पैर की शक्ति खत्म हो जाए, ये भी कैंसर के लक्षण होते हैं जब कैंसर बढ़ने लगता है। तो ज़्यादातर इस तरीके के लक्षण अगर देखने को मिलते हैं तो आप जाके एक बार डॉक्टर को ज़रूर चेक कराएं। या स्किन पे कोई धब्बा पड़ गया है, काले रंग का धब्बा है, वो बढ़ता चला जा रहा है, उसमें से खून निकल रहा है, या फिर शरीर में कोई तिल है, उसमें अचानक से कोई चेंज आ जाना, चेंज मतलब जैसे उसमें घाव बन जाए और खून आने लग जाए, तो ये लक्षण कैंसर के होते हैं। इसके अलावा स्तन कैंसर के कुछ महिलाओं को जानना ज़रूरी है कि स्तन कैंसर के क्या लक्षण हैं। ये महीना जो है अक्टूबर का महीना ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें हम ये जानकारी देते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर क्योंकि महिलाओं में बड़ा ही कॉमन कैंसर है, ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो उसके कुछ लक्षण होते हैं जो हर महिला ध्यान में रख के उसको जानना चाहिए कि अगर ऐसे कोई लक्षण है तो वो दिखाएं। क्योंकि महिलाओं में सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि वो हेजिटेट करती हैं, बताती नहीं हैं, छुपाते रहेंगे, या फिर घर में कोई ध्यान नहीं देगा उनकी सेहत पे, तो ये सारी चीज़ें बढ़ती जाती हैं। जैसे स्तन में कोई गांठ हो गया है या स्तन का असामान्य रूप से आकार का बढ़ना, साइज और शेप में कोई चेंज बढ़ रहा है या घट रहा है, तो ये भी एक लक्षण है, तो स्तन कैंसर हो सकता है। इसके अलावा निपल से कोई खून आ रहा है या डिस्चार्ज आ रहा है रेड कलर का, या फिर स्किन जो है स्तन की अंदर की तरफ धंस गई है, जैसे संतरे की आपने देखा होगा कि उसमें छेद छेद से होते हैं स्किन पर, इस तरीके का कोई चेंज दिखता है, तो ये स्तन कैंसर के लक्षण होते हैं। इसके अलावा निपल का अंदर की तरफ धंस जाना, या फिर बगल में गांठों का होना, कई बार गले में भी गांठें आ जाती हैं स्तन कैंसर में, छोटी मतलब गांठ के साथ साथ ऊपर भी स्तन में भी गांठ है, बगल में गांठ है और ऊपर की तरफ भी आ जाती है, या फिर सीधे ही ऊपर की तरफ आ जाती है गले में, तो ये सारे लक्षण कैंसर के हो सकते हैं।
तो इन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और ये ऐसे लक्षण है कि जिनको हम आसानी से नोटिस कर सकते हैं। जो चीज़ हमें पता नहीं होती है, जिसको हम नोटिस नहीं कर सकते, वो एक अलग बात है कि ठीक है हमें नहीं पता चला, लेकिन जो चीज़ें सामने से दिख रही हैं उनको एटलीस्ट इग्नोर ना करें, उसमें लापरवाही ना बरतें और जल्दी से जल्दी जाकर अपना पूरी तरीके से चेकअप करा के कि ये क्या है बीमारी, इसके बारे में डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए, दिखा लेना चाहिए टाइम से। डॉक्टर साहब, वैसे तो आपने काफ़ी विस्तार से बता दिया, लेकिन हमको लगता है कि ये कैंसर की बीमारी अभी लगता है शरीर के और क्षेत्रों में हो सकती है जो शायद आपसे बताते वक्त रह गई हो। लेकिन जैसा भी आपने बताया कि ब्रेस्ट कैंसर का हम ये अक्टूबर के महीने में अवेयरनेस प्रोग्राम बनाते हैं, तो क्या और प्रकार के जो कैंसर हैं उनका भी अवेयरनेस प्रोग्राम आप कराते रहते हैं? यस, अदर कैंसर के भी हर महीने कोई ना कोई अवेयरनेस कैंसर के बारे में होता ही रहता है। जैसे अगले महीने लंग कैंसर अवेयरनेस है, सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ होता है, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन उनका पर्पस यही होता है कि लोगों को इस बारे में सही जानकारी देना कि कैंसर क्या है, क्या इसके लक्षण हैं, इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं, क्या इसकी जांचें हैं, और अगर किसी को हो गया है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब इसका इलाज संभव है। कुछ कैंसर ऐसे हैं जो पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं, कुछ कैंसर हाँ ऐसे होते हैं जिसमें मुश्किल होती है या फिर वो देरी से पता लगते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, या फिर किसी को पता ही नहीं चला कि इस तरह के, जैसे पेट के कैंसर हैं, आंतों के कैंसर हैं, कितनी बार देर से पता लगते हैं। तो अगर कोई ऐसी चीज़ें सामने आपको लगता है कि कोई बदलाव आ रहा है, तो एटलीस्ट जाके अपना चेकअप ज़रूर कराएं। वैसे भी साल में एक बार डॉक्टर को दिखा लेना अच्छा ही रहता है, जिससे आपकी सारी जांचें हो जाएं कंप्लीट। जैसा आपने कहा कि एक साल में करानी चाहिए, तो हमारी जानकारी में कि और टेस्ट तो कराते रहते हैं, लेकिन अभी कैंसर का टेस्ट जनरली कोई नहीं कराता है। Yes. तो क्या इसका भी टेस्ट साल में एक बार करा लेना चाहिए? कैंसर के ऐसे कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होते, लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि कुछ लक्षण ऐसे हैं या फिर शरीर में कोई चेंजेस हैं, कोई गांठ है, कोई ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, तो जब आप दिखाएंगे तो उसी के हिसाब से टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं। जैसे कोई गांठ है शरीर में, जैसे स्तन में ही कोई गांठ है, तो उस गांठ, अगर वो गांठ ऐसी लगती है कि इसमें कैंसर हो सकता है, तो सबसे पहले उसमें जांच कराई जाती है। जैसे FNAC की जांच है। FNAC क्या होता है कि शरीर में कोई भी गांठ है, उसमें एक निडल डाल के उससे टिश्यू लेके या पानी लेके उसको जांच के लिए भेजा जाता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये किस तरह का बीमारी है, कैंसर है या कोई और अदर डिजीज है। ऐसा नहीं है कि शरीर में कोई गांठ है तो वो हमेशा ही कैंसर होगी। अराउंड 20 to 30% केसेस में इस तरह की गांठें कैंसर की होती हैं, ज़्यादातर नहीं होती हैं, लेकिन पता तो करना ही होगा। इसके अलावा कोई गांठ स्तन में है, FNAC आपने किया तो उसमें कुछ ऐसा शक आ गया कि कैंसर हो सकता है, तो फिर बायोप्सी कराने की सलाह दी जाती है। या फिर मुंह में कोई घाव है, जीभ में घाव है, तो उसमें बायोप्सी कराई जाती है। या फिर कोई गांठ गिल्टी गले में निकल आई है, तो उसको निकाल के जांच के लिए भेजा जाता है, जिसे बायोप्सी कहते हैं। तो बायोप्सी से हमें सही पता चल जाता है कि ये गांठ कैंसर की है या किसी और बीमारी की वजह से है, जिससे हम उसका पता लगा सकते हैं। इसके अलावा हाँ, कुछ जांचें ऐसी होती हैं जो सबको करानी चाहिए। जैसे हर महिला को, जैसे कि मैंने बताया कि ये मंथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में भी जाना जाता है, तो अगर स्तन में कोई गांठ है तो आप जांच कराएंगे। लेकिन अगर नहीं भी है, क्योंकि फीमेल महिला अपने आप में ही ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक रिस्क फैक्टर है, फीमेल होना ही। पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, लेकिन रेयर होता है, कम होता है बहुत। महिलाओं में ही सबसे ज़्यादा दिखता है ब्रेस्ट कैंसर। तो हर महिला को 40 साल से या 40 साल की उम्र से ही हर साल मैमोग्राफी कराने की सलाह दी जाती है। मैमोग्राफी क्या होता है? मैमोग्राफी स्तन के लिए एक स्पेशल जांच होती है, जिसमें हम अर्ली स्टेज में ही, अगर छोटी सी भी बीमारी है, उसका पता लगा सकते हैं कि शुरुआत में, जबकि हमें पता ही नहीं है कि कुछ ऐसा हो सकता है। ये नहीं है कि हमें गांठ है तो ही हम इसको कराएंगे। हर महिला को 40 साल से ही हर साल, उसके बाद एक बार साल में मैमोग्राफी ज़रूर करानी चाहिए। अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री रही है, किसी के घर में स्तन कैंसर की हिस्ट्री रही है, जैसे कि मदर को है, मौसी को है, क्लोज रिलेशन में है, बुआ को है,
तो फिर उस घर में और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है दूसरी महिलाओं को। तो उसमें थोड़ा पहले ही सलाह दी जाती है, जैसे 35 साल की उम्र से ही सलाह दी जाती है कि पहले से ही जांच कराएं। इसके अलावा हर महिला को ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। तो ये क्या होता है कि अपनी जांच खुद ही करना, अपने हाथ से करना। जब हमारे पास लोग आते हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि खुद से कैसे एग्जामिन किया जाता है। ये बहुत आसान है। हर महिला अपने आप महीने में एक बार अपने बॉडी का या इसका स्तन का परीक्षण खुद कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसे असामान्य लक्षण दिख रहे हैं कि भाई कुछ गांठ है, कोई चेंज है, कोई स्किन में कोई चेंज आ गया है, एबनॉर्मल चेंज, तो अगर ऐसा कुछ है तो वो जाके दिखाए, उसके लिए सलाह ले, जिससे कि उसका प्रॉपरली ठीक से इलाज हो सके। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बड़ी आसानी से दिख जाती हैं और हम पहचान सकते हैं। यही उसके टेस्ट हैं। इसके अलावा हर एक को जैसे ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होता है। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन क्या होता है कि उसमें 30 साल से ही फीमेल को, महिला को जाके एक बार साल में डॉक्टर से एग्जामिनेशन कराना चाहिए। तो डॉक्टर जो एग्जामिनेशन करते हैं खुद से, वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि ऐसा कुछ तो नहीं है, कोई बीमारी के लक्षण तो नहीं है। अगर कुछ उसे ऐसा लगता है, डॉक्टर को लगता है, तो वो उसके लिए फर्दर एडवाइस करते हैं कि क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो है, जैसे बच्चे, आपने पूछा क्या ऐसे टेस्ट हैं, पैप स्मीयर टेस्ट जो है बच्चेदानी के कैंसर को पता लगाने के लिए किया जाता है। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट वो होते हैं जिसमें हम कैंसर होने से पहले ही बीमारी का पता लगाना, कि शुरुआत होने से पहले ही जानना। तो उसमें अर्ली स्टेज में अगर कोई बीमारी है तो पकड़ में आ जाती है और उसका समय से इलाज होता है और पूरे तरीके से लोग 90 to 100% चांसेस होते हैं कि पूरे तरीके से ठीक हो जाते हैं। तो पैप स्मीयर में क्या होता है कि बच्चेदानी से पानी लेके उसको जांच के लिए भेजा जाता है, जिससे अगर कोई बीमारी का शंका होती है वो पता चल जाता है। अगर किसी को बीमारी है, निकल आई, तो फिर बायोप्सी भेजी जाती है। इसके अलावा 50 साल की उम्र के बाद जैसे पुरुषों में स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं, जैसे प्रोस्टेट कैंसर के लिए PSA भेजते हैं आप, तो PSA हर मेल को साल में एक बार कराना चाहिए 50 साल की उम्र के बाद, क्योंकि ये प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में बहुत कॉमन होता है। इसके अलावा आंतों के कैंसर कॉमन होते हैं, तो 50 साल की उम्र के बाद स्टूल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट कराया जाता है। तो उसमें अगर कोई आंतों के कैंसर की कोई शंका होती है तो वो पता चल जाता है। और कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी कहलाने की करने की सलाह दी जाती है कि साल में एक बार कोलोनोस्कोपी हो जाए, जिससे कि अगर किसी को आंतों के कैंसर की हिस्ट्री रही है घर में, उनको और जल्दी सलाह दी जाती है, जिससे कि हम पता लगा लें कि अगर ऐसे कोई चेंजेस हैं तो वो पहले से ही पता चलते हैं। इसके अलावा तो जैसा जिसको सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, उस हिसाब से सलाह दी जाती नहीं, है कि क्या करना है। आपकी बात से तो ये लगा ना कि पहले जिसको कोई सिम्टम नजर आ रहा है किसी प्रकार का, तो वो किसी डॉक्टर से कंसल्ट करे और उसके बाद टेस्ट कराए। लेकिन कई बार इस सामान्य व्यक्ति की समझ में नहीं आता कि मेरे सामने कोई ऐसे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, ये महसूस है जो कैंसर हो सकता है। तो क्या ऐसा कोई टेस्ट है कि जो मान लो दिमाग में ऐसे नहीं, और एक रूटीन में कि हम साल में एक बार तो कैंसर का टेस्ट करा ही लें, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है, एज रिलेटेड होते हैं, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि सब कॉमन तो नहीं है, लेकिन अब केसेस बढ़ रहे हैं, उसके कुछ कारण हैं। तो लोगों में इस तरीके की अवेयरनेस, ये जागरूकता होनी चाहिए कि उन्हें पता होना चाहिए कि ये सब बीमारी के क्या लक्षण हैं, डॉक्टर के पास जाना है, तो फिर वो उसको देख के उस हिसाब से वो उसको एडवाइस करते हैं। लेकिन कोई ऐसा स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है कि जिसको करते ही हम ये पता लगा लें कि बॉडी में ये कैंसर हो सकता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो लक्षण के हिसाब से, एज के हिसाब से ही एडवाइस किए जाते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे देखने में ये आ रहा है कि ये कैंसर बच्चों को भी मिल जाते हैं, बच्चे भी कैंसर के मरीज मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये कैंसर किस स्टेज में ज़्यादा पाया जाता है और इसके क्या कारण है कि बच्चों को भी कैंसर हो रहा है, और कैंसर का कारण क्या होता है, किस कारण से ये कैंसर होता है? कैंसर का कोई एक कारण नहीं है कि किसी एक कारण से होता है। कैंसर के रिस्क फैक्टर होते हैं और बहुत सारे कारण होते हैं, तो किसी में भी किसी वजह से हो सकता है। कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता है
कि इसकी वजह से ही कैंसर होके रहेगा। कुछ लोगों को फैमिली में कैंसर होता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि उसकी फैमिली में अब सबको होगा, ऐसा नहीं है। चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क बढ़ जाता है। तो हम इसलिए जाके डॉक्टर से एडवाइस लेते हैं कि हमारे फैमिली में कैंसर का इस तरीके से किसी को रहा है, तो उस हिसाब से हमें फर्दर क्या एडवाइस आप देंगे, या हमें क्या 3 चीज़ों का ध्यान देना है, किस एज पे किस चीज़ का कौन से टेस्ट की ज़रूरत है। तो इस हिसाब से जाके आप डॉक्टर से एडवाइस लेंगे, इसके लिए काउंसलिंग की जाती है कि किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। तो कैंसर के कुछ कारण होते हैं, कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं, जिनको रोका जा सकता है। कुछ ऐसे अननोन रीज़न हो सकते हैं जो हमारे बस में नहीं है, जिनको हम रोक नहीं सकते। तो वो जो है वो है, उनको नहीं बदला जा सकता। जैसे मुंह के कैंसर जो है सबसे ज़्यादा तंबाकू की वजह से होते हैं। तो जो लोग, इसलिए सलाह दी जाती है कि टबैको किसी भी फॉर्म में, च्युइंग फॉर्म में, स्मोकिंग की फॉर्म में, लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, मुंह में तंबाकू रख के मुंह में घंटों तक रखे रहते हैं, सुपारी के साथ खाते हैं, पान खाते हैं, दिन में कई बार खाते हैं। तो ये एक कारण है मुंह के कैंसर का। इसके अलावा टबैको जो है 1/3 या 80% कह लीजिए कि अराउंड मुंह के कैंसर का कारण, मुंह के कैंसर टोबैको की वजह से होते हैं, तंबाकू की वजह से होते हैं, किसी भी फॉर्म में टोबैको लेना। इसलिए लोगों को बताया जाता है कि इससे दूर रहें। जब लोग मुंह के कैंसर लेके हमारे पास आते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि ऐसा कुछ तो आप पान मसाला या तंबाकू तो नहीं खाते थे। तो ज़्यादातर केसेस में ये हिस्ट्री होती है कि हाँ, हम 20 साल से खा रहे हैं, 10 साल से खा रहे हैं, या बहुत छोटी उम्र से खा रहे हैं। तो ये एक कारण होता है, क्योंकि उससे मुंह में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिसकी जो कैंसर का कारण बनते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग, धूम्रपान करना, तो जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो उनको तो नुकसान होता ही है। उस धुएं की वजह से जो आपके परिवार में और लोग हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। तो स्मोकिंग की वजह से मुंह के कैंसर कॉमन है, लंग कैंसर बहुत कॉमन है क्योंकि स्मोकिंग की वजह से होता है, खाने की नली के कैंसर, इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर भी स्मोकिंग एक कारण है, एक रिस्क फैक्टर है। सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी पेशाब की थैली के कैंसर, और दूसरी इवन स्मोकिंग और टोबैको की वजह से कैंसर ही नहीं, दूसरे रोगों का भी रिस्क बढ़ जाता है, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां आपने सुना होगा कि हार्ट की जो बीमारियां होती हैं, दिल की बीमारियां होती हैं, वो स्मोकिंग की वजह से बढ़ जाती हैं। इसके अलावा जो है एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि प्रदूषण है आजकल कि इतना ज़्यादा है एयर में प्रदूषण की, उसकी वजह से भी कैंसर होता है। इसके अलावा हमारी लाइफ स्टाइल, हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और हमारा लाइफ स्टाइल क्या है, ये भी एक कारण है इन सब बीमारियों का। जैसे कि आजकल लोग पढ़ाई में बिजी हैं, दूसरे लोग भी अपने कैरियर में बिजी हैं, तो पूरा दिन बैठे रहते हैं, खाने का ध्यान नहीं रखते हैं, जंक फूड्स खाएंगे, बाहर से मंगा लेंगे, प्रिजर्वेटिव फूड्स खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बॉडी को नुकसान करती हैं और आगे चल के बीमारियों का कारण बनती हैं, ना कि कैंसर, दूसरी बीमारियों का। तो लाइफ स्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइफ स्टाइल की वजह से जो लोग जिनका लाइफ स्टाइल ऐसा है कि एक्सरसाइज नहीं करते, सुबह ही चले जाते हैं, अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं देते हैं, तो वजन बढ़ता है। फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है तो वजन बढ़ जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगी, वो भी एक कारण है कैंसर का। उसकी वजह से भी बहुत सारे कैंसर होते हैं। स्तन कैंसर उसमें एक प्रमुख महिलाओं में होता है, जो लोग मोटी होती हैं महिलाएं, या फिर दूसरे भी बीमारियां होती हैं, तो उसकी वजह से ये ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी बढ़ता है, बच्चेदानी का, और एंडोमेट्रियम का कैंसर। एंडोमेट्रियम का कैंसर मतलब यूट्राइन कैंसर जो होता है, उसका रिस्क भी बढ़ जाता है। दूसरे अदर कैंसर भी ओबेसिटी की वजह से होते हैं। इसके अलावा खाने पीने का ध्यान, जैसे मैंने कहा कि हरे फल, सब्जियां, हरी सब्जियां, फल अपने खाने में शामिल करना चाहिए लोगों को, जिससे कि उसमें जो है इम्यूनिटी की, बहुत इन सब बीमारियों में इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो उससे प्रॉपरली एंटी कैंसर उसमें चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, और नट्स हो गए, तो हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, तो उससे विटामिन्स, मिनरल्स शरीर में उसकी डेफिशिएंसी ना हो पाए, तो उसकी वजह से कैंसर का रिस्क कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य, जैसे जो लोग धूप में खड़े रहते हैं घंटों पूरे दिन, जिनकी ड्यूटी ऐसी होती है, जैसे पुलिस
वाले हो गए, ट्रैफिक पुलिस में लोगों को इस तरह की ड्यूटी करनी पड़ती है, दूसरे जैसे वर्कर्स हो गए जो धूप में काम करते हैं, तो उसकी वजह से स्किन के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कैंसर का खतरा बढ़ता है। इसके अलावा किसी को फैमिली हिस्ट्री है, तो कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो फैमिली में होते हैं, तो आगे दूसरे मेंबर्स को भी होने का, परिवार में होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर ऐसा है तो एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। इसके अलावा जो है जैसे कुछ ऐसे अननोन फैक्टर होते हैं जो हमें नहीं पता होते, जैसे बैकग्राउंड रेडिएशन है एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से भी होता है, या किसी को पहले छोटी उम्र में कोई बीमारी हुआ, कैंसर हुआ, उसकी वजह से रेडिएशन हुआ, तो आगे चल के 20 साल 30 साल बाद दूसरे भी कैंसर हो सकते हैं बॉडी में। जैसे स्तन कैंसर का इलाज हुआ तो दूसरा कैंसर भी कभी आगे चल के हो सकता है, या फिर जैसे लिम्फोमा एक बीमारी होती है, या ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं, तो उसमें रेडिएशन दिया जाता है छोटी उम्र में, तो उसके बाद दूसरे तरह के आगे चल के कैंसर हो सकते हैं, ये भी एक कारण होता है। इस तरीके से कैंसर के ये कुछ कॉमन रीजन है कि जो कारण होते हैं। वैसे तो आपने काफी साथ बता दिया। बच्चों के कैंसर जो होते हैं, हाँ आपने पूछा था कि बच्चों के कैंसर अलग तरह के होते हैं थोड़ा, क्योंकि उसमें जो है जो बड़ों के कैंसर हैं वो लाइफ स्टाइल की वजह से, अपनी गलत आदतों की वजह से ज़्यादातर होते हैं, लेकिन बच्चों में तो ऐसी कोई आदतें नहीं होती। वो पैदा हुए 1 साल 2 साल में उनको ब्लड कैंसर हो गया, दूसरे कैंसर हो गए, तो उनके कारण अलग है, तो उसमें अननोन फैक्टर हैं। तो कुछ जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं, जीन्स में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि बच्चों में कैंसर का कारण बनते हैं। तो बच्चों के कैंसर अलग हैं, या फिर फैमिली में किसी को कैंसर रहा है तो बच्चों में हो सकता है। इस तरह का कुछ चेंजेस जेनेटिक लेवल पे होते हैं जो कि कैंसर के होने का रिस्क उसमें बढ़ जाता है। तो बच्चों के कारण अलग हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों के कैंसर जो होते हैं वो 80 to 90% ठीक होने के चांसेस होते हैं, तो उनमें जो ट्रीटमेंट का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। तो अगर समय से ट्रीटमेंट हो जाए बच्चों में अगर कैंसर है तो वो बहुत अच्छे तरीके से उनका इलाज होता है, तो पूरा तरीके से ठीक हो सकते हैं अगर ट्रीटमेंट शुरू में ही हो जाए और जल्दी डायग्नोसिस हो जाए। ये एक अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, देखने में ये आया है कि यदि किसी के घर में किसी को कैंसर हो गया और उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी भी ठीक है तो तुरंत वो बॉम्बे अपने ट्रीटमेंट करने के लिए जाने की कोशिश करते हैं। तो कैंसर के मामले में एक मुंबई ज़्यादा जाना पहचाना क्षेत्र माना जाता है, और आप जहां कंसल्टेंट हैं, ये भी एक कमला नेहरू मेमोरियल रीजनल कैंसर सेंटर है, और जो एक पीजीआई एसपीजीआई के बराबर का इसकी दर्जा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि एक तो इसके कारण क्या है कि वो मुंबई ही जाना चाहता है, फिर दूसरे आपके इस सेंटर की क्या स्थिति है कि यहाँ पेशेंट कितने आते हैं, कितने ठीक होते हैं, क्या उनकी स्थिति है, थोड़ा सा अपने इसके बारे में। ऐसा नहीं है कि ये पहले ऐसा था कि हाँ, जो अदर बड़े सेंटर हैं इंडिया में, उसमें टाटा एक बहुत बड़ा सेंटर है कैंसर के इलाज के लिए। लोग उसको जानते हैं कि कैंसर के लिए ही जाना जाता है, वो एम्स जाते हैं लोग और जगह जाते हैं, तो क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटी सारी है, बाकी जगह पे उतनी फैसिलिटी पहले नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे कैंसर सेंटर हर जगह हर रीजन में बनते जा रहे हैं और अच्छे लेवल पे बनते जा रहे हैं, जहाँ पे लोग ट्रेंड होके काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है, अब नए सेंटर इतने खुल चुके हैं इंडिया में, अदर रीजन्स में भी, यूपी में है, दूसरे स्टेट्स में है, तो कैंसर सेंटर लगातार बढ़ते चले जाएं क्योंकि बीमारी बढ़ रही है। तो हर इंसान टाटा या अमेरिका या फिर दिल्ली नहीं जा सकता, लोगों के पास इतने संसाधन भी नहीं है। जो लोग गरीब हैं वो हर कोई इंसान वहाँ जाके ट्रीटमेंट नहीं करा सकता, ऐसा नहीं है, क्योंकि टाटा जो भी सेंटर है वहाँ पे भी एक लिमिट है, एक लिमिट के बाद तो वहाँ पे भी ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, इतना रश होता है, दूर दूर से लोग आ सकते हैं, तो सबका इलाज एक ही सेंटर में तो नहीं हो सकता। इसलिए जगह जगह सेंटर अब खुलने लगे हैं, क्योंकि बीमारी बढ़ती जा रही है, लोगों को परेशानी होती है, पैसा भी खर्चा होता है, उनको वहाँ डेट्स नहीं मिलेंगी, तो दूसरी जगह भी अब सेंटर
उसी लेवल पे खुल रहे हैं। जैसे इलाहाबाद में सेंटर है रीजनल कैंसर, वहाँ पे सारी फैसिलिटी है। सिकाई के लिए, रेडिएशन के लिए पहले लोग बाहर जाते थे, अब जाना नहीं पड़ता है। सेम फैसिलिटी जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है रेडिएशन में, जैसे अब लीनियर अवेलेबल है, तो उसमें हाईली एडवांस ट्रीटमेंट होता है जिसे कि हम IMRT या IGRT बोलते हैं। तो ये अब लीनियर जहाँ जहाँ भी लगे हैं सेंटर पे, हमारे यहाँ भी लगा है, तो उसमें वही फैसिलिटी अवेलेबल है जो दूसरी जगह बड़े सेंटर्स पे है। तो ऐसा नहीं है आज की डेट में, और सारे इलाज संभव है। जैसे सर्जरी के लिए लोग ट्रेंड सर्जन हर जगह अवेलेबल है। सेंटर में जो कैंसर सेंटर होते हैं तो वहाँ पे भी उसी लेवल की सर्जरी होती है और हर तरह की सर्जरी होती है। अदर ही जैसे कीमोथेरेपी है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे टेस्ट, सारी चीज़ें हर सेंटर पे अवेलेबल हैं, लेकिन जितना एक ज़रूरी है वो आज की डेट में ज़्यादातर सेंटर्स पे, कैंसर सेंटर में ये सब इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसमें पेशेंट का इलाज बहुत अच्छी तरीके से, और अगर वो टाइम पे आ जाए तो पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट होकर वो ठीक हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप जहाँ पर कंसल्टेंट हैं, जो प्रयागराज में है, तो यहाँ पर पेशेंट की क्या स्थिति है? मतलब किस प्रकार के पेशेंट यहाँ ज़्यादा आते हैं, उनमें सफलता की परसेंटेज कैसी रहती है, और यहाँ उनके ट्रीटमेंट में खर्चा किस प्रकार का होता है? कैंसर का ट्रीटमेंट जो है डिपेंड करता है कि पेशेंट हमारे पास किस स्टेज पे आया है, अर्ली स्टेज में आया है या एडवांस स्टेज में। ट्रीटमेंट तो हर स्टेज पे होता है, लेकिन पेशेंट अगर अर्ली स्टेज पे आ जाता है तो उसका अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है और पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं और पैसा भी कम लगता है। लेकिन अगर एडवांस स्टेज में आता है या स्टेज 4 में आता है, जब कैंसर पूरा बढ़ चुका है, पूरे शरीर में फैल चुका है जगह जगह, तो फिर ट्रीटमेंट का बहुत फ़ायदा नहीं होता है। ट्रीटमेंट उस स्टेज पे भी होता है, उसको पैलिएटिव ट्रीटमेंट कहते हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट कहते हैं। जब स्टेज 4 में हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें पेशेंट के जो लक्षण हैं, सिम्टम हैं, उसको आराम करने के लिए ज़्यादातर ट्रीटमेंट होता है, और उसमें भी पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। जैसे कुछ केसेस में 1 साल बढ़ जाती है, कुछ केसेस में 2 साल। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं कि उस स्टेज में भी ट्रीटमेंट करने पे काफ़ी अच्छा उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाता है और पेशेंट अपना लाइफ शांति से निकाल देता है। 3 साल, 4 साल, कभी कभी 5 साल भी निकल जाते हैं कुछ कैंसर में। इवन इन स्टेज 4 में भी 3 साल, 4 साल आराम से निकल जाते हैं। तो ज़्यादातर पेशेंट में दिक्कत ये होती है कि लोग हमारे पास अर्ली स्टेज में नहीं पहुँच पाते, क्योंकि इंडिया में ये दिक्कत है कि लोग दूर दराज इलाकों में रहते हैं, वहाँ पे सुविधाएं नहीं होती हैं, लोग बहुत अवेयर नहीं है इस बीमारी के बारे में, उन्हें जानकारी नहीं होती है, या फिर वो दूसरी तरह के पैथीज में लग जाते हैं। जैसे कैंसर का इलाज लोग जैसे होम्योपैथी हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, तो उसके एविडेंस नहीं है, उससे मरीज, कैंसर के मरीज उससे ठीक नहीं हो सकते अगर किसी को बीमारी है, बट लोगों को ये पता नहीं होता है। तो उसी के बारे में उनको अवेयर करना, बताना कि अगर किसी को इस तरह की बीमारी है तो वो टाइमली आ जाए। हाँ, लोगों के पास सुविधाओं का भी बहुत अभाव है, जैसे वो जल्दी से डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते, या फिर ऐसे टेस्ट ही नहीं हो पाते जिससे जल्दी पता लग सके। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसी के बारे में हमें लोगों को बताना है कि भाई अब आज की डेट में इतनी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं कि आप सही जगह जाके अपना इलाज सही से करा सकें, टेस्ट करा सकें, जिससे बीमारी का सही पता चल जाए कि अगर बीमारी कुछ और है तो उसका इलाज हो जाए, अगर कैंसर जैसी कोई बीमारी है तो उसका भी अगर ठीक से इलाज होगा तो वो ठीक हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो हैं, यही लोगों को बताना होता है कि भाई वो टाइम से आए। कैंसर का शुरुआती अवस्था में पता लगाना भी कठिन होता है, सब चीज़ों का पता नहीं लग पाता, लेकिन हाँ, अब जिन चीज़ों का हम पता लगा सकते हैं, जो कॉमन कैंसर है, उनके क्या लक्षण है, उसके बारे में जानना, उसका इलाज संभव है कि नहीं, ये लोगों को बताना, जिससे कि वो हमारे पास टाइम लिया सके, समय से आ सके। तो कैंसर का जो इलाज है वो उसके लिए ये, जैसे मैंने बताया कि स्टेज पे डिपेंड करता है। इस कैंसर की 4 स्टेज होती हैं, स्टेज 1, 2, 3 और 4। तो अर्ली स्टेज 1 और 2 को कहते हैं, और एडवांस स्टेज को स्टेज 3 में आ जाता है। और जहाँ पे फैल जाता है रोग एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, जैसे स्तन कैंसर ही है, तो अगर स्तन में ही है, बड़ा हो गया है गांठ, तो उसको एडवांस स्टेज कहते हैं। जब वो दूसरी जगह फैल जाता है, जैसे हड्डी में आ गया, लंग्स में आ गया,
ब्रेन में आ गया, लिवर में आ गया, तो उसको मेटास्टेटिक डिजीज कहते हैं, स्टेज 4 कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज पे आ रहा है। तो जिस स्टेज पे आ रहा है, जिस तरह का कैंसर है, किस साइट पे है, किस ऑर्गन का है, ये उस पर डिपेंड करता है कि इलाज किस तरीके से शुरू होता है। तो कैंसर का इलाज जो है सर्जरी से, रेडिएशन से और कीमोथेरेपी से किया जाता है। तो जिस स्टेज पे पेशेंट आता है, कौन सा ट्रीटमेंट उसे देना है, ये उस पर डिपेंड करता है कि पहले कीमोथेरेपी देनी है या सर्जरी करनी है। अब जैसे स्तन कैंसर में ही है, लोगों को सबसे बड़ा तो डर ये होता है कि जब हमारे पास आते हैं कि हम उसे कहेंगे कि बायोप्सी करानी है या FNAC करानी है, शरीर में कोई गांठ है, स्तन में गांठ, कि ज़्यादातर लोगों में ये गलत धारणा होती है कि काटने से या सुई लगाने से वो फैल जाता है। ऐसा नहीं है, कैंसर ऐसे भी फैलता है। तो ये गलत है। अगर डॉक्टर ये सलाह दे रहा है कि बायोप्सी करानी है तो मतलब करानी है, क्योंकि जब तक हम सही बीमारी नहीं जानेंगे तब तक ट्रीटमेंट भी सही नहीं हो सकता। तो इन सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो सलाह दी जा रही है, जिस चीज़ के लिए जो इलाज है वो प्रॉपर है। लोग इसमें भी डरते हैं स्तन कैंसर में कि सर्जरी होगी। लोगों को बड़ा डिप्रेशन होता है कि जैसे अब तो सर्जरी मतलब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आप ऑर्गन को बचा के सर्जरी कर सकते हैं। जैसे कि स्तन कैंसर में पहले पूरा का पूरा निकालना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर गांठ छोटा है और अर्ली स्टेज में आ गया है तो हम ऑर्गन को बचा के सिर्फ उस गांठ को निकाल के उसका इलाज कर सकते हैं और वो पूरी तरीके से ठीक भी हो जाता है। फिर बाद में उसमें रेडिएशन और कीमोथेरेपी से ट्रीटमेंट होता है। तो आज की डेट में ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े ऑपरेशन होते हैं। जब अर्ली स्टेज है, जैसे मुंह के कैंसर या जीभ का कैंसर है या फिर बक्कल म्यूकोसा या चीक के कैंसर होते हैं, जब अर्ली स्टेज में आ जाता है तो छोटी सर्जरी, जैसे टंग में ही है तो स्मॉल सर्जरी करके छोटा ही पार्ट निकलता है, जहाँ पे बीमारी है उतना निकाल के उसको रेडिएशन द्वारा और कीमोथेरेपी द्वारा उसको ठीक किया जाता है, जिससे कि वो ऑर्गन भी बच जाए, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो। और उसको, क्योंकि कैंसर की वजह से जो सर्जरी होती है, जैसे महिलाओं में भी जब ऑर्गन निकल जाता है तो बड़ा डिप्रेशन हो जाता है कि मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि कॉस्मेटिक प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि अब क्या होगा, मेरी लाइफ खराब हो गई है। तो ऐसा नहीं है। अब इसके लिए अगर किसी का स्टेज का मतलब बढ़ के आया है या फिर स्तन नहीं बचाया जा सकता, तो अब जो है रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी होती है, तो उसमें लगा दिया जाता है, प्रोस्थेसिस लगा दी जाती है, जिससे कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप दिखने में अच्छे नहीं लगे। कॉस्मेटिक सर्जरी होती है या फिर अर्ली स्टेज में आ जाता है तो ऑर्गन को बचा के सर्जरी होती है। लोग रेडिएशन से भी बहुत डरते हैं। किसी काई को लोग सोचते हैं कि रेडिएशन होगा तो हमें बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी, हम कुछ कर नहीं पाएंगे और बहुत इस तरह के गलत ये होता है कि हम अपना काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रेडिएशन थेरेपी जब होती है तो लोग हमारे पास, जैसे बच्चेदानी का कैंसर है उसमें एक रेडिएशन ट्रीटमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, स्तन कैंसर में रेडिएशन का रोल है। तो लोग हमारे पास आते हैं, डेली अपना रेडिएशन करा के घर चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है उसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना है या बहुत परेशानी होती है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम आते हैं, तो हम बहुत अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों का इलाज कर सकते हैं। कीमोथेरेपी के बारे में, कीमोथेरेपी से भी लोग बड़ा डरते हैं कि हो गया तो बड़ा मेरे बाल चले जाएंगे और बहुत तकलीफ होती है कीमोथेरेपी में। तो ऐसा नहीं है। हाँ, तकलीफ होती है, बाल भी चले जाते हैं जब कीमोथेरेपी होती है। ज़्यादातर जो ब्रेस्ट कैंसर में जो दवाइयाँ चलती हैं और कीमोथेरेपी का साइड इफ़ेक्ट ये होता ही है कि बाल झड़ने लगते हैं, बाल चले जाते हैं। लेकिन जब दवाइयाँ बंद हो जाती हैं तो फिर से आ जाते हैं और अच्छे आते हैं और सुंदर आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक बार ये हो गया तो ये सब टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो बाद में सब ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा कि कीमोथेरेपी से नोजिया, वॉमिटिंग, मतलब इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो अब ऐसी दवाइयाँ भी आ गई हैं कि इन सब साइड इफ़ेक्ट्स को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। हाँ, होते तो हैं ही, तो उस टाइम पे डॉक्टर सलाह देते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे आपको उस टाइम पे ध्यान रखना है, रेडिएशन के दौरान और कीमोथेरेपी के दौरान क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो ये सब चीज़ें डिस्कस करके बता के पेशेंट अपना पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से इलाज हो जाता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर साहब, आपके इस प्रयागराज के रीजनल सेंटर पर
किस प्रकार के पेशेंट ज़्यादा आते हैं, यानी कि बच्चे, लेडी, पुरुष, यंग, एजेड, किस प्रकार के ज़्यादा आते हैं, और उनमें मतलब वो आर्थिक रूप से कमजोर वाले पेशेंट आते हैं या आर्थिक रूप से संपन्न वाले भी आते हैं। दो, तीसरी बात ये है कि कोई भी पेशेंट आया तो उसमें मिनिमम खर्चा कितना हो जाता है यहाँ पर और मैक्सिमम खर्चा कितने तक चला जाता है। पेशेंट तो हर तरह के आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, यंग भी आते हैं, सभी तरह के मरीज कैंसर हमारे सेंटर पे आते हैं। हाँ, महिलाओं में जैसे मैंने बताया ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये केसेस ज़्यादा आते हैं। मुंह के कैंसर के केसेस बहुत आते हैं, फेफड़े का कैंसर सबसे ज़्यादा मतलब काफ़ी देखने को मिलता है। इसके अलावा गॉल ब्लैडर के, जो पित्त की थैली के कैंसर हैं, ये भी अब दिन मतलब ज़्यादातर देखने को मिल रहा है और बढ़ता चला जा रहा है इस एरिया में। तो ये सारे प्रमुख कैंसर हैं जो ज़्यादातर आते हैं। बच्चों के कैंसर भी आते हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर्स हो गए, बोन के कैंसर हो गए, किडनी के कैंसर हो गए बच्चों के, ये सारे कैंसर आते हैं। और लिम्फोमा हो गया, बच्चों में लिम्फोमा कॉमन होता है जो कि गिल्टियों का कैंसर होता है, तो ये सारे बच्चों के कैंसर आते हैं। हाँ, हमारे यहाँ दोनों तरह के, जैसे आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं वो भी आते हैं, उनका इलाज भी होता है, और जो संपन्न हैं उनका इलाज भी होता है। तो जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, दिक्कत होती है। हाँ, कैंसर में खर्चा तो आता ही है, लेकिन अगर टाइमली आ जाए तो बहुत नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है कि जिनको आर्थिक तंगी है उनका इलाज नहीं हो सकता, हमारे उसका भी इलाज हो सकता है। ऐसी दवाइयाँ हैं और तरह तरह की स्कीम है आजकल, जैसे कि उनके द्वारा आप इलाज करा सकते हैं। जैसे आयुष्मान स्कीम आपने सुना होगा, वो हॉस्पिटल में, उसके अलावा आप लोग बहुत आसानी से इलाज करा रहे हैं कैंसर का। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर फंड है, प्राइम मिनिस्टर फंड है, तो जो लोग गरीब हैं जिनके पास दिक्कत है तो उस तरह के फंड भी अवेलेबल होते हैं, तो उससे भी सहायता मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट भी आते हैं, नॉन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, NGOs हैं जो हॉस्पिटल के में जो मरीज़ होते हैं उनको मदद करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं हो सकता, बस कोशिश की ज़रूरत होती है, विल पावर चाहिए। मरीज़ में भी इतनी अपनी विल पावर होनी चाहिए, इतना साहस होना चाहिए कि हाँ अब इलाज करना है, और टाइमली जैसे जैसे एडवाइस करते हैं डॉक्टर वैसे वैसे करके तो इलाज बहुत अच्छे से होता है। ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं हो सकता। नहीं, आपने 2 प्रश्नों के हमारा जवाब दे दिए। हमारा तीसरा प्रश्न रह गया कि उसमें मतलब जो भी आपके यहाँ पेशेंट आए और ठीक हुए, जो अब ये ठीक हुए, यानी कम से कम खर्चा कितना रहा और मैक्सिमम खर्चा किसी पेशेंट का कितना गया? ये तो डिपेंड करता है कि किस जगह का कैंसर है और किस टाइप का है, कितना बढ़ा हुआ है। तो ये कहना तो जैसे ज़्यादातर रेडिएशन में भी अलग अलग तरह का होता है। एडवांस टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा खर्च ज़्यादा आता है, सिंपल में कम आता है। तो ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट है, सिंपल ट्रीटमेंट है, वो 1 से 1.5 लाख में कंप्लीट हो जाते हैं। इवन इससे कम रुपये में विदिन 1 लाख ही कंप्लीट हो जाता है। तो कुछ कैंसर ऐसे होते हैं तो जिसमें खर्चा ज़्यादा आता है क्योंकि उसमें दवाइयाँ बहुत महंगी हैं, कुछ दवाइयाँ महंगी होती हैं। तो इस तरीके से ये अलग अलग है, ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसमें कितना। ये डिपेंड करता है कि किस जगह की बीमारी और किस स्टेज पे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अच्छा, प्रिवेंशन के लिए भी बस अब हमारा एक प्रश्न ये और है कि इसकी रोकथाम के लिए आपके तरफ से क्या सुझाव है? कैंसर के बचाव के लिए अगर हम छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें तो इस बीमारी से बचा जा सकता है, क्योंकि इस बीमारी के लिए कोई वैक्सीन तो होती नहीं है। 1-2 कैंसर के लिए कुछ दवा है, लेकिन पूरे हर जगह के कैंसर के लिए कोई वैक्सीन नहीं है कि इसको हम पहले से लगा के रोक लें। या फिर तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे हम ध्यान दें तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। जैसे मैंने बताया, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, अगर इनको शुरुआती अवस्था में ही हम ध्यान दें, डॉक्टर के पास चले जाएं, तो फिर जल्दी इलाज हो सकता है। दूसरा जो है, अपनी आदतों पे बदलना, जैसे कि जो लोग टोबैको खाते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उससे बचें। फिजिकल एक्सरसाइज करें, अपने रूटीन जो एक्टिविटी है, अपना रूटीन है उसको ठीक रखें,
समय से खाना, समय से उठना, समय से एक्सरसाइज करना, अपने जीवनचर्या पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे लोग पूरे पूरे दिन निकल जाता है, खाना नहीं खाएंगे, ठीक से नहीं खाएंगे, बाहर का खा लेंगे, तो जंक फूड से बचें। अपने खाने में फल, सब्जियां ये सब शामिल करें। हेल्दी प्रोटीन डाइट लें, और जिसमें कि पूरा कंप्लीट डाइट, जैसे जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, तो कंप्लीट लें। फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करें, नियमित रूप से व्यायाम ज़रूर करें, एक्सरसाइज करें। इसका मतलब क्या होता है, लोगों को लगता है कि थोड़ा सा टहल लिया यही एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज इसे नहीं कहते हैं। एक्सरसाइज का मतलब है हफ्ते में 4 या 5 दिन आधा घंटा कम से कम ब्रिस्क वॉक करना। ब्रिस्क वॉक का मतलब होता है जल्दी से चलना या दौड़ना, जिसमें पसीना छूट जाए, उसे एक्सरसाइज बोलते हैं। या फिर जो भी आपको पसंद है एक्सरसाइज, लोग जिम जाते हैं, या फिर आधा घंटा टहल लें, दौड़ लें, या फिर रूटीन एक्टिविटीज़ में कोई भी गेम आपको आउट साइड गेम, बैडमिंटन खेलना, जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आप फिजिकली ठीक रहें। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आप एक्सरसाइज करेंगे तो मोटापे से बचे रहेंगे। मोटापा एक अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है और दूसरी बीमारियों का भी कारण बनता है। और इसके अलावा जो है वज़न बढ़ना, ओबेसिटी की वजह से, ये अपने आप में एक मुश्किल होती है कि वज़न अगर कंट्रोल नहीं है, बढ़ता जा रहा है, तो कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। और जैसे आप बाहर जा रहे हैं, धूप का आपको काम है, तो ग्लव्स पहने, अच्छे से कैप लगा के जाएं, गॉगल्स लगा के जाएं, जिससे आप धूप से बच सकें, तो क्योंकि उसकी वजह से स्किन कैंसर होता है। इसके अलावा अपना रूटीन ठीक रखें, बाहर की चीज़ें ना खाएं, और फ्रूट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, और तरह तरह की दालें हैं। और इसके अलावा जैसे कुछ स्पेशल फूड्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि लोगों को लगता है कि बहुत जो सीजनल फ्रूट्स हैं वही खाएं। कितनी बार खाएं, 2 या 3 बार कम से कम शामिल कर लें, अपने पास रखें। अगर आपका पूरे दिन का काम है तो अपने साथ लेके जाएं। लिक्विड डाइट ज़्यादा लें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप ध्यान में रख के अपने को बीमारी से बचा सकते हैं। किसी के घर में अगर कोई कैंसर की बीमारी है तो जाके एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले लें। और ये सारी चीज़ें, अब आजकल आप देख रहे हैं कि कैंसर के तो है ही, ये सारी प्रॉब्लम्स तो है ही, कोरोना की बीमारी भी है, कोविड भी है, तो इसमें और ध्यान रखना होता है कि आप मास्क लगा के जाएं, सैनिटाइजेशन का यूज़ करें, साफ़ सुथरा रहें, अगर बार बार हाथ धुलें। इसके अलावा कैंसर पेशेंट में भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आज के टाइम में ट्रीटमेंट करने में, क्योंकि वैसे ही उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, और कोरोना और ये कोविड-19 की वजह से और ज़्यादा इसका इन्फेक्शन का रिस्क होता है। तो जब भी आप हॉस्पिटल आ रहे हैं तो सावधानी से आएँ। सावधानी से क्या मतलब है कि जैसे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है तो कौन कौन से टेस्ट हैं, पहले से अपॉइंटमेंट ले लें। टेलीफोनिकली आजकल अवेलेबल रहते हैं डॉक्टर, पहले से पूछ लें कि हमें किस दिन आना है, जिससे ज़्यादा वेट ना करना पड़े। रेडिएशन में लोगों को काफ़ी वेट करना पड़ता है आज उसमें, तो पहले से ही समय लेके जाएं। उस टाइम पे जब रेडिएशन चल रहा है या आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप हॉस्पिटल आ रहे हैं, तो खाने पीने का ध्यान रखें। अपने पास कुछ ऐसी चीज़ें रखें जिससे कि अगर आपको वेट करना पड़ रहा है, बैठना पड़ रहा है, तो आप वो खाते रहें। जैसे अपने पास नट्स रखें, लिक्विड रखें, कुछ डिफरेंट टाइप के जूसेस हो गए, या फिर मट्ठा हो गया, छाछ हो गया, कुछ भी लिक्विड चीज़ें अपने पास रखें जिससे आपकी हेल्थ ठीक रहे। और इस टाइम पे अगर आपके कैंसर के ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप अपने आप को बिल्कुल डाइट को मेंटेन करके, जिससे आपकी इम्यूनिटी डाउन ना हो और आप अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट को टॉलरेट कर पाएँ, सह पाएँ, और पूरी तरीके से अपना इलाज को अच्छे तरीके से पूरा कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपको सुनने से बातचीत करूँगा। दर्शकों, ये कैंसर बीमारी इतनी बड़ी है कि इसको एक छोटे से इंटरव्यू में कवर करना बहुत मुश्किल है। ना डॉक्टर साहब पूरी बात बता सकते, ना हम पूरी बात पूछ सकते, ये पूरा दिन में चला जाएगा। इसलिए हम यही चाहेंगे कि इनके द्वारा दी गई जानकारी से जितना लाभ ले सकते हैं उतने लाभ लीजिए, और समय समय पर कैंसर डॉक्टर से सलाह मशवरा करते रहिए, और इस बीमारी के खतरों से बचते रहिए। और कैंसर जो मान्यता है कि लाइलाज बीमारी है, अब इसको लाइलाज बीमारी मत मानिए, इसका इलाज है और पेशेंट ठीक हो रहे हैं।